हेलो एवरीवन, शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज ये वीडियो हम बनाएंगे हिंदी क्लास डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए मैराथन क्लास होगी और डीएलएड राजन सीरीज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, एग्जाम में आए हैं बार बार, बस उन्हीं को पढ़ेंगे देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे समास के भेदों के बारे में। ये बहुत बार रिपीट होता हुआ है। तो समास के भेद कितने हैं? 6 भेद हैं। अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है और हमारा छठा नंबर पे जो है वो द्वंद्व समास है। ठीक है, अव्ययभाव समास को अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो क्या होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है और संपूर्ण पद जो है वो अव्यय के रूप में होता है। ठीक है, जैसे कि प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तत्पुरुष समास हमारा है जिस समास में उत्तम पद अंतिम शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि हम राजपुत्र कह लें या फिर राजपुरुष कह लें, ये एग्जाम्पल हो गए। कर्मधारय समास की बात करें तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है एवं उत्तर पद जो बाद का अंतिम पद होता है वो विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे कि महापुरुष, महाकवि। ठीक है, तो इसमें क्या है, महा जो है वो क्या है, विशेषण है, और दूसरा जो हमारा अंतिम पद है पुरुष, उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे कि महापुरुष है तो पुरुष महान है ना, तो महान जो है वो उसका विशेषता हो गया। महाकवि, कवि महान है। ठीक है, महान कवि, तो कवि की विशेषता है कि वो महान है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुव्रीहि समास देखते हैं। जिस समास में पद अनेक हो और अन्य पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, पीताम्बर, दशानन, नीलकंठ, पंचानन, त्रिलोचन। कहने का मतलब यह कि लंबोदर किसको कहते हैं? लंबा है उधर जिसका, कौन है? गणेश जी हैं। तो मतलब लंबोदर बोला है लेकिन गया किसके ऊपर है? गणेश जी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास है। ठीक है, पीताम्बर हो गया, दशानन हो गया, दशानन 10 सिर वाला कौन होता है? रावण होता है। ठीक है, नीलकंठ महादेव के लिए बात हो रही है। ठीक है, पांचवा हमारा है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा होता है। ठीक है, तो वह द्विगु समास होता है। जैसे कि त्रिभुवन, पंचवटी, चतुर्मुख, नवरात्र। यानी कि त्रिभुवन में मतलब क्या होता है, 3 भुवनों का समूह जो होता है। पंचवटी 5 वृक्षों का, और चतुर्मुख 4 मुंह वाला। नवरात्र का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि संख्यावाचक होता है, शुरुआत में संख्या होगी। जैसे त्रि है तो 3 हो गया, पंचवटी में 5 हो गया, चतुर्मुख में 4 हो गया, नवरात्र में 9, यानी कि 9 संख्या है। तो ये द्विगु समास है। द्वंद्व समास क्या होता है कि जिस समास में समस्त पद प्रधान होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और से जोड़ते हैं या चा या और से जोड़ते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि सुबह शाम, दुख सुख, माता पिता, दिन रात। तो एक चीज इसमें और कॉमन है, आप आराम से कर सकते हैं, इसमें डैश लगा होता है, योजक चिन्ह जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये शब्द डैश से जुड़े होते हैं। अगर डैश से कोई शब्द जुड़ा है तो वो हमारा क्या है, द्वंद्व समास है। जैसे कि ये देख लीजिए, सुबह शाम लिखा है तो बीच में डैश लगा है, दुख सुख लिखा है तो बीच में डैश लगा है। तो डैश वाले जितने होते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल यहाँ पर दें। लंबोदर है, ठीक है, गणेश जी की बात हो रही। पंकज हो गया, कमल की बात हो रही है। दशानन 10 मुख वाला रावण। पीताम्बर, पीला है जिसके अंबर मतलब वस्त्र, यानी कि कृष्ण जी। ठीक है, पशुपति, पशु का पति, शिव जी होते हैं। त्रिलोचन है, शिव हो गए। चतुर्भुज, विष्णु जी। दशरथ नंदन, राम हो गए। द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण देख लें तो भाई बहन, रुपया पैसा, माता पिता। अब हम जल्दी से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे जो कि 2022 में पूछे गए थे। पहला प्रश्न हमसे पूछा था कि कथा सम्राट के रूप में हिंदी में कौन विख्यात है? तो भाई हमारे हैं मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमसे पूछा था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है। तो उनकी आत्मकथा क्या थी? क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, राम ने रावण को मारा, इसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम को रावण ने मारा। ठीक है, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखना है तो इसका अर्थ होगा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। अगला प्रश्न हमसे पूछा था कि सुलेख किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा, सुंदर लेख को ही सुलेख कहते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। जो सबके लिए उपयोगी हो, यानी कि जो सबके उपयोग के लिए हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है तो वो होता है सार्वजनिक, यानी कि सार्वजनिक जो होता है वो सबके लिए होता है। नील कमल सी प्रमुख प्रभा, सरस सुधा से बान। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए तो इसमें उपमा अलंकार होता है। आकाश का चांद हाथ आना, मुहावरा बोलते हैं ना हम लोग, तो असंभव कार्य संभव होना, यानी कि आकाश का चांद हाथ आना। वीणा वादनी वर्दे, पंक्ति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चतुर्दिक यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखने हैं। तो चतुर्दिक शब्द में क्या होगा, मैंने क्या बोला था? द्विगु समास। ठीक है, यथाविधि में क्या होगा? अव्ययभाव। अभी मैंने बताया था कि यथाशक्ति,
शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर यथाविधि, तो आप समझ सकते हैं कि ये अव्ययभाव समास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न हमारा है ता था दा धा, इनका उच्चारण स्थान बताइए। तो दंत होता है, ठीक है, ता वर्ग वाले हैं ये। आग और हाथी का तत्सम रूप लिखना है, तो आग को हम क्या कहते हैं तत्सम रूप में? अग्नि कहते हैं। और हाथी को क्या कहेंगे? गज कहेंगे, ठीक है। उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार क्या होता है? प्रत्युपकार होता है। किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है, ठीक है, उसका कोई निश्चित नहीं होता वो। और देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द वह शब्द होते हैं जिसकी उत्पत्ति ना अज्ञात होती है, हमको पता ही नहीं होता ये शब्द कहाँ से आए हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपने गांव में, क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसमें कई वर्ड ऐसे होंगे जो हम अपने देसी भाषा बोलते हैं, तो उसको देशज शब्द बोलते हैं। जैसे कि लोटा हो गया, खिड़की, डिब्बा, ठेस, ये सभी, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है हमें। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, ठीक है, संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका रूप बदल गया है और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? तद्भव शब्द कहेंगे। तद्भव शब्द सीधे सीधे होते हैं, जैसे कि हाथ हो गया, आग हो गया, आम हो गया, नंगा हो गया, ठीक है। और तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द हैं, ये शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि तद्भव में हम हाथ बोलते हैं तो तत्सम में हम इसको हस्त बोलेंगे, तद्भव में आग बोलेंगे तो तत्सम में हम इसको अग्नि बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। रूढ़ि शब्द किसे कहा जाता है? उदाहरण सहित बताना है। रूढ़ि शब्द उसको कहते हैं जो किसी शब्द के योग से नहीं बनता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं बनता। ये शब्द किसी शब्द के योग से नहीं बनते, जैसे कि आम हो गया, नाक हो गया, कलम हो गया, ठीक है, ये किसी शब्द से नहीं बनते, ये रूढ़ि शब्द होते हैं। अगला प्रश्न जल्द से जल्द देखते हैं। एक और आ गया हमारे पास, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि उदाहरण से देखना है हमको, जो शब्दों के योग से बनते हैं वो यौगिक शब्द होते हैं, और जो शब्दों के योग से नहीं बनते वो रूढ़ि शब्द होते हैं। यौगिक शब्द में मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल, विश्वविद्यालय, जैसे कि विश्व अलग है, विद्यालय अलग है, पुस्तकालय में पुस्तक अलग है, आलय अलग है, छात्रावास में छात्र अलग है, आवास अलग है। अगला हमारा प्रश्न 2019 और 2022 में पूछा था हमसे, मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर पूछा था, ठीक है। तो मुहावरा स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है, ठीक है। अब इसका दूसरा नंबर पे हमको क्या लिखना है? हमको लिखना है मुहावरा वाक्यांश है, लोकोक्ति वाक्य है। मुहावरे लाक्षणिक अर्थ देने के लिए प्रयुक्त होते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग प्राय अप्रस्तुत व्यंजना के लिए होता है। चौथे नंबर पे लिखना है मुहावरा फल से संबंधित नहीं रखता, लोकोक्ति जो है वो फल से संबंध रखता है, ठीक है। सरल वाक्य किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसको सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि रोहन पुस्तक लिखता है, रोहित चाय बनाता है, तो इसमें सिंगल क्रिया हो रही ना, डबल क्रिया तो नहीं हो रही। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? 2018 में पूछा था। वह वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो और ये उपवाक्य किसी संयोजक, संयोजक क्या होता है? और, आदि, लेकिन, किंतु, इंतु, परंतु, ये सब होते हैं, ठीक है, संयोजक होते हैं, इनके द्वारा जुड़ा होता है, तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे कि मोहन को घर जाना चाहिए किंतु वह नहीं गया, हो गया ना संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 नंबर पर हमारा ये दिया है, 2018 में आया है, प्रा और सु उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखिए। देखिए एग्जाम में 1 नंबर का ये जरूर आएगा, उपसर्ग या प्रत्यय से लगाकर कोई शब्द बना आपको, और क्या लिखना होगा? प्रा से अगर है तो प्रपोत्तर लिखेंगे, प्रनयन लिख देंगे, ठीक है। सु से अगर दिया है तो सुअवसर हो गया, सुगंध हो गया। समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिख दीजिए, 2018 में पूछा गया था। तो समुद्र का जलधि, सिंधु, सागर, उदधि होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। तो एक दंत में क्या है? तत्पुरुष समास है, ठीक है, एक दांत वाला जो होता है। नील कमल में क्या है? कर्मधारय समास है, क्योंकि नील कमल, ठीक है, कमल की विशेषता है कि वो नीला है, इसलिए इसमें कर्मधारय समास है, मैंने बताया था अभी, ठीक है। काली मिर्च में भी कर्मधारय समास होता है, खाने के दांत दिखाने के और कथनी और करनी में अंतर होता है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, समास किसे कहते हैं? कई बार पूछा गया है। तो दो शब्दों के बीच विभक्ति को हटाकर एक शब्द रूप कर देना समास कहलाता है। समास का मुख्य कार्य क्या होता है? समास का मुख्य कार्य होता है कि शब्दों को संक्षिप्त और सुंदर रूप में रखना ही समास का मुख्य कार्य होता है, ठीक है। हरियोध जी का पूरा नाम 2017 में हमसे पूछा गया था, तो इनका पूरा नाम याद रखना बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है। अगला प्यारा सा प्रश्न हमसे 2017 में पूछा गया था, उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए, यानी कि अपोजिट लिखना है। तो उन्नति का अवनति होगा, कृपण का दाता होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप क्या होता है? ये संस्कृत के शब्द होते हैं, ठीक है, और जो तद्भव होते हैं वो हिंदी के शब्द होते हैं, ठीक। सावन हिंदी वाला है, तद्भव है, और श्रावण जो है इसका तत्सम रूप है। किसान हिंदी का तद्भव है, किसान यहाँ पर दिया है, यह तद्भव रूप है, और किसान का तद्भव रूप का तत्सम क्या होगा? कृषक होगा, ठीक है। और आंसू काव्य के रचयिता कौन है? इनके रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी, 2017 में पूछा गया था।
दो प्यारे से इंपॉर्टेंट प्रश्न 2017 में पूछे गए थे। आकाश से तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको और अपने वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। तो आकाश से तारे तोड़ लाने का मतलब होता है कि असंभव कार्य करना। आकाश से तारे तोड़ कर ला सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ बेटा आकाश से तारे तोड़ कर ला सकते हो क्या? प्यार मोहब्बत में लोग कहते हैं कि आपके लिए आकाश से चांद तारे तोड़ लेंगे, कोई तोड़ के थोड़ी ना लाता है, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो इसी तरह से आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि भारत की क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीत लेना मानो आकाश से तारे तोड़ लाना जैसे है, ठीक है। जब हम किसी असंभव कार्य को करते हैं तो इस मुहावरे का प्रयोग होता है, ठीक है। हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? 2017 में पूछा गया था। तो वो कौन से कवि हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ऊंचा और चितेरा शब्द का तत्सम रूप ऊंचा का होता है उत्साह होता है, चितेरा का मतलब चित्रकार होता है। कंफ्यूज मत होना, चितेरा मतलब चित्रकार, ऊंचा मतलब उत्साह। ओके, अंडरस्टैंड। अगला प्रश्न हमारा है, जो शब्दांश शब्द से पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? तो शब्दांश मतलब जो शब्द का अंश होता है वो अगर किसी शब्द से पहले लगता है तो उसे क्या कहेंगे हम? उपसर्ग कहते हैं ना। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है वह शब्दांश, यानी कि वो शब्द का वो अंश जो शब्द के अंत में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, एंड में, तो वो प्रत्यय कहलाता है। हिंदी में समास कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। कहीं कहीं पर 8 होंगे, कहीं कहीं पर 6 होंगे, देख लेना अपने आप। चतुर्भुज और लंबोदर में कौन सा समास है? मैंने अभी बताया था। चतुर्भुज क्या होगा और लंबोदर में क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। लंबोदर मतलब गणेश जी। शरणागत, अकाल पीड़ित और रामायण में कौन सा समास है? तो आप लिखेंगे तत्पुरुष समास है। पंचवटी और त्रिवेणी में कौन सा समास है? मैंने बताया था द्विगु समास है, क्योंकि ये संख्यावाचक है इसीलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, एक प्यारी सी कमेंट करना मत भूलना। शेयर तो आप करते नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अभी के अभी। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से बिना बात के। चलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि सबसे ज़्यादा कौन सा चिन्ह हम यूज़ करते हैं? तो वो होता है अल्प विराम, ठीक है। विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है? जो हमारे भाव विचार होते हैं, भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो सरल और सुबोध हो जाते हैं, ठीक है। स्पष्ट हो जाती है हमारी हर बात। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किस भाव के लिए नहीं होता? क्रोध के लिए नहीं होता। पुष्प और बिजली शब्द के दो पर्यायवाची शब्द 2019 में पूछा था, तो पुष्प के हैं पर्यायवाची फूल और कुसुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2019 में आया था, जीवन निर्वाह वीणावादिनी में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो जीवन निर्वाह में होता है तत्पुरुष समास, और वीणावादिनी मतलब सरस्वती माँ की बात हो रही है, ठीक है, तो बहुब्रीहि समास होगा। आग बबूला होने का मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। आग बबूला मतलब होता है बहुत गुस्सा कोई करता है, बहुत क्रोधित होना, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें पर जो बहुत गुस्सा करता है उसको कहते हैं छोटी छोटी बातें पर आग बबूला हो जाना, ठीक है। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण देना है तो तरनि तनुजा तट तमाल तरवर भोछय, ठीक है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। अगला हमारा है, उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द बनाइए। उप का होगा उपकार उपभेद, प्रति का होगा प्रतिपक्ष प्रत्येक, ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ये हमें कहा जाता है कि हमारी जो है सुमित्रानंदन पंत जी हैं, उनको कहा जाता है। 2019 में ये प्रश्न पूछे गए थे। चलिए हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा है, दीर्घ स्वर को उदाहरण सहित समझाइए। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग दुगना समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ठीक है। इसी तरह से आपको एग्जाम्पल दिए हैं। अगला है हमारा, कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखनी है हमें। कहानी कहलाने से विद्यार्थियों का संकोच दूर होता है, ठीक है। उनकी जो कल्पना और चिंतन शक्ति है उसका विकास होता है। बच्चों में पढ़ने में रुचि लेते हैं बच्चे, ठीक है। ये कहानी का उपयोगिता है, ठीक है। निबंध से क्या अभिप्राय है? तो विचारों को सुव्यवस्थित कर क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने वाली गद्य रचना को निबंध कहते हैं। यानी कि निबंध को हम एकदम सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार आया है, गद्य और पद्य में अंतर, ठीक है। जल्दी से देखते हैं गद्य और पद्य में क्या अंतर है। तो गद्य में हम लिखेंगे, गद्य के वाक्यों में विराम इत्यादि के नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन पद्य में ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। कोई नियम ऐसा फॉलो नहीं किया जाता। गद्य में लय की कोई भूमिका नहीं होती, पद्य में गति और लय दोनों की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो गद्य में छंद का कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन पद्य की रचना छंदबद्ध और छंदयुक्त होती है। लेखन कार्य करते समय कागज और आंखों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? आप कभी भी लिखते हो अपनी कॉपी में तो आपकी और आपकी कॉपी की और आपकी आंखों की कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होनी चाहिए 12 इंच, यानी कि 25 से 30 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अलादीन के चिराग से निकला हुआ जादुई प्रश्न जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, 2017, 2019, 2022, 2023 में भी आएगा, लिख के ले लो। 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित समझाइए, या केवल इस तरह से लिखा होगा कि विराम चिन्हों को समझाइए उदाहरण सहित। तो आपको विराम चिन्ह कौन कौन से थे पता होना चाहिए।
पूर्ण विराम चिन्ह हो गया, जैसे कि वाक्य के अंत में जो लगता है हमारा सेंटेंस पूरा हो जाता है कोई वाक्य, तब हम लगाते हैं। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हो गया हमारा वाक्य पूरा, हमने लगा दिया विराम चिन्ह, एक डंडा खींच दिया। अर्ध विराम, ये ऊपर डॉट होता है, नीचे कॉमा होता है, यानी वाक्य में छोटा विराम, अर्ध विराम, कॉमा लगाते हैं। मैं आपका काम कर दूंगा, आप निश्चित रहें। अल्प विराम होता है, ये कॉमा होता है। किसी वाक्य में जब कुछ रुकना होता है थोड़ी देर के लिए तो अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। बहुत से बच्चे अर्ध विराम और अल्प विराम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अर्ध विराम में ऊपर बिंदी होती है, नीचे कॉमा होता है। अल्प विराम हमारा सिर्फ कॉमा होता है। आगे देखते हैं। अगला हमारा है विस्मयादि बोधक। ये चिन्ह जब लगाया जाता है जब हम शौक में होते हैं या चौंक जाते हैं, हमें आश्चर्य होता है, तब हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि वाह ताजमहल कितना सुंदर है, अरे तुमने ये क्या कर दिया, छी छी तुम कितने गंदे हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसको लगाते हैं। सामासिक पद किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। जैसे चाय नाश्ता, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई। भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं? तो ये हमारे हैं श्रवण, उच्चारण, पठन, अभिव्यक्ति, यानी कि सुबह सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, यही हमारे भाषा कौशल हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं? उनको हम तद्भव कहते हैं। ठीक है, 2022 में आया था। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ठलुआ क्लब। पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा क्या होगा? अंगूठा दिखाना ही तो होगा। आपके काम पर आपको जरूरत पड़ती है तो आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार आपको अंगूठा दिखा देते हैं ना, तो वही अंगूठा दिखाना होता है, यानी कि मौके पर क्या करना, पूरी तरह से मना कर देना। मधुशाला के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग क्या है? मूल्यांकन, मापन, छात्र, शिक्षक। छात्री होगा, जहां देखो ये प्रश्न छात्र लगा देना। प्रतिदिन में समास कौन सा होगा? मैंने बताया था प्रत्येक दिन वाला अभी थोड़ी देर पहले, तो अव्ययभाव होगा। ठीक है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीला है अंबर जिसका, कृष्ण जी की बात हो रही है तो बहुव्रीहि समास होगा। पंचवटी में यानी कि द्विगु समास होगा, संख्यावाचक है इसलिए द्विगु समास होगा। बिना सोचे समझे आंसर लगा देना। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि 2019 में पूछा गया था, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं तत्सम। ठीक है, मैंने बोला था ना, जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी भाषा में डायरेक्ट ऐसे के जैसे रख दिए जाते हैं, जैसे अग्नि हो गया, आम्र हो गया, गज हो गया, ठीक है, वही वाले तो तत्सम होते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? छात्रा, ज्ञास। ठीक है, तो ऋर इसमें जो दिया है दा वाला, ये ऑप्शन सही होगा। तद्भव तथा तत्सम शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द जो होता है वो तत् प्लस भव से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है विकसित करना या उससे उत्पन्न। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे कि अजान, अंजलि, अंगार, ये सब। ठीक है, तत्सम क्या है? तत्सम शब्द जो है वो तत् प्लस सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए, अर्पण हो गया, उच्च हो गया, उज्जवल हो गया। नीचे 2-4 उदाहरण दिए हैं। तद्भव का, तत्सम का, तद्भव का, तत्सम का क्या है? 14 का चतुर्दश होगा, छेद का छिद्र होगा, हड्डी का तत्सम अस्थि होता है, हल्दी का हरिद्रा होता है। ठीक है, तो आज की अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो लाइक करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तब भी सब्सक्राइब करें। ठीक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि आपको आगे हमारी और भी वीडियो देखने को मिलेंगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेटा एक बात याद रखना, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है और इस जंग को हम जीत कर रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।